नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनमल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के परीक्षा वाणी के अध्याय 4 की, जिसका नाम है भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। तो इससे पहले हमने भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम जानेंगे उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं और आपदा प्रबंधन से संबंधित जो वाणी में परीक्षा वाणी में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को हमने इसमें कवर किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड एक भौगोलिक पर्वतीय प्रदेश है भौगोलिक रूप से, और जिसकी क्या है विशिष्ट भौगोलिक संरचना है। यहाँ प्रतिवर्ष क्या होती हैं प्राकृतिक आपदाओं का हमें लगातार सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर काफ़ी जनधन की भी हानि होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना तो असंभव है। क्या है? प्राकृतिक आपदाओं को क्या है हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इनको रोक पाना क्या हुआ संभव नहीं होता है, लेकिन इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। यानी उससे आपदाओं से होने वाली जो क्षति है उसको हम कम कर सकते हैं तैयारी, बचाव, राहत कार्य और पुनर्वास आदि के द्वारा। तो यानी जो उसका प्रभाव रहता है उसको हम न्यून कर सकते हैं अगर हम पहले से तैयार हों बचाव और राहत कार्य के लिए, और साथ में पुनर्वास आदि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं इसका प्रभाव कम से कम कर सकते हैं। अब राज्य की प्रमुख आपदाओं की बात करें तो राज्य की प्रमुख आपदाएं हैं। सबसे पहला है भूकंप है, फिर भूस्खलन, अतिवृष्टि या जिसको बादल फटना भी कहते हैं, बाढ़, हिमपात के समय हिमखंडों का गिरना और वनाग्नि। तो ये क्या है उत्तराखंड की कुछ प्रमुख आपदाएं हैं जिससे यहाँ सबसे अधिक नुकसान होता है। और ये जो ये आपदाएं रहती हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे भूकंप आ गए तो भूकंप से भूस्खलन आ गया, भूस्खलन से बाढ़ और अतिवृष्टि। तो ये एक दूसरे से क्या होती हैं संबंधित होते हैं, जिससे यहाँ पर काफ़ी जनधन की हानि होती है इनसे। सबसे पहला है अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि क्या होती है मुख्यतः यह क्या होती है वर्षा काल में जब अधिक वर्षा या बादल फटने की घटना को क्या कहते हैं अतिवृष्टि कहते हैं। मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होना, तो उसको ही अतिवृष्टि कहते हैं या बादल फटना कहते हैं। अतिवृष्टि से क्या होती है व्यापक जनधन की हानि होती है। अतिवृष्टि से व्यापक जनधन की हानि होती है और इससे भूस्खलन तथा बाढ़ जैसी आपदाओं का सिलसिला प्रारंभ होता है। और इससे क्या होता है भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार का कुछ हमने केदारनाथ आपदा जो 2013 में आई थी तो उसमें भी हमने कुछ इसी प्रकार की घटना को देखा था। अगला है हिमखंडों का गिरना। तो उत्तराखंड क्या है मुख्यतः जो उत्तराखंड है वो हिमालयी राज्य है, हिमालयी भाग है यहाँ पर अधिकतर। तो यहाँ पर क्या होता है जो ऊंचे बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, तो शीत ऋतु में ये ढलानों पर सामान्य से अधिक बर्फ़ जमा हो जाने पर, यानी जब जो पर्वत हैं ढलान क्षेत्र है तो यहाँ पर जब सामान्य से अधिक बर्फ़ जमा हो जाती है तो वो यकायक क्या करते हैं हिमखंडों के रूप में लुढ़कती और गिरती है, जिससे कई बार क्या होता है कई लोग उसमें दब जाते हैं, कभी पशु दब जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है जनधन की हानि होती है। तो हिमखंडों का गिरना भी यहाँ की क्या है एक प्रमुख आपदा है। इसके बाद अगली आपदा है वनाग्नि, यानी वनों में लगने वाली आग। तो वनों में लगने वाली आग कुल भाग में लगभग क्या है हमारे 45% भाग पर क्या है वन है, और ये प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से क्या होता है वनाग्नि का हमें सामना करता है। कई बार प्राकृतिक और ज़्यादातर क्या होते हैं मानव जनित कारण होते हैं। तो मानव जनित कारणों से अधिकतम क्या होती है वनाग्नि का हमें सामना करना पड़ता है। इससे प्रत्येक वर्ष गर्मियों में क्या होता है कि लाखों हेक्टेयर जल के क्या हो जाता है राख हो जाता है, और एक अच्छा खासा क्षेत्र क्या हो जाता है राख के ढेर में बदल जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा
जो महत्वपूर्ण जो वृक्ष होते हैं वो भी जल जाते हैं। इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचती है। तो इसमें पर्यावरण, वन्य जीव, प्रत्यक्ष मानव शरीर और बस्तियों पर क्या होता है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी पर्यावरण, वन्य जीव और जो प्रत्यक्ष, अगर उसके जंगल के आसपास क्या है, मानव बस्तियां हैं, तो कई बार क्या होते हैं, इंसान भी इसमें जल जाते हैं। तो और इसका जो इससे जो धुआं निकलता है तो उसका क्या है, पर्यावरण और मानव शरीर पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगली हमारी आपदा है बाढ़। तो नदियों की अधिकता होने के बावजूद यहाँ क्या आती है, बाढ़ कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, पहाड़ी है, पर्वतीय है। तो इस कारण हमें बाढ़ का कम सामना करना पड़ता है। अत्यधिक ढाल होने के कारण क्या है, यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, ना के ही बराबर यहाँ बाढ़ आती है। वर्षा व फलता भूस्खलन के कारण नदी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण क्या है, कई बार हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि वर्षा व फलता भूस्खलन के कारण क्या है, नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या है, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं। राज्य के कुछ भाग क्या है, कुछ मैदानी भागों में बाढ़ आती है, जिसमें किच्छा, सितारगंज और रुद्रपुर। उत्तराखंड में 2 जिलों को, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्या माना जाता है, मैदानी जिले माना जाता है। तो पूर्ण रूप से मैदानी जिला उधम सिंह नगर है। तो इसके कुछ भागों में क्या होता है, थोड़ा बहुत बाढ़ आती है, जिसमें किच्छा, सितारगंज और रुद्रपुर क्या है, प्रमुख है। तो बाढ़ का यहाँ पर प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है सामान्यतः। अगली आपदा है भूकंप। भूकंप की बात करें तो भूकंप यहाँ की एक प्रमुख आपदा है, और भूकंप की दृष्टि से 5 भूकंपीय जोनों में संपूर्ण भारत का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। तो भारत को 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र क्या है, 2 जोनों में आता है। तो उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र क्या है, हमारा 2 जोनों में आता है, जिसमें जोन 4 और जोन 5 क्या है, प्रमुख हैं। तो जोन 4 और 5 में हमारा क्या है, पूरा उत्तराखंड आता है। और जोनों में जिलों का विभाजन की बात करें तो जोन 4 में देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर क्या हैं, ये जिले प्रमुख हैं। और ये क्या है, जोन 4 क्या है, संवेदनशील है, और जोन 5 अति संवेदनशील माना गया है। तो जोन 5 में यानी अति संवेदनशील जिले हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत क्या हैं, इनको अति संवेदनशील जिले माना गया है, जो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। तो भूकंप की बात करें तो भूकंप क्या है, भूपटल पर कंपन अथवा लहर। तो भूपटल पर कंपन अथवा लहर क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। धरातल के नीचे और ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक जो अव्यवस्था आती है, तो उससे क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी जमीन का हिलना क्या कहलाता है, सामान्यतः भूकंप कहलाता है। और ये क्या एक प्राकृतिक आपदा है, और यह सबसे ज़्यादा क्या होती है, अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक होती है। यानी ये क्या होती है, इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, अचानक से आती है, और क्या है, इससे काफ़ी नुकसान होता है, एक विध्वंसक प्रकार का। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी गतिविधियों, भूस्खलन, भ्रंश, ज्वालामुखी विस्फोट, बांधों और जलाशयों के धंसने आदि से भी यह भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी गतिविधियों यानी जो लहरें उत्पन्न होती हैं प्लेटों का आपस में, भूस्खलन के द्वारा भी कई बार क्या होता है, हमें भूकंप देखने को मिलता है। भ्रंश, ज्वालामुखी विस्फोट, बांधों या जलाशयों के धंसने से आदि से भी क्या है, भूकंप आते हैं। पृथ्वी के एथनोस्फीयर के मैग्मा में बहने वाली तरंगों के कारण प्लेटों की गतिशीलता से उत्पन्न भूकंप क्या होते हैं, अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। और कम प्रभाव वाले भूकंपों की बात करें तो भूस्खलन, बांधों के धंसने आदि से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनका प्रभाव क्षेत्र कम होता है, और ये क्या होते हैं, कम विनाशकारी होते हैं। हिमालय उत्तराखंड में भूकंप के आने की बात करें तो यहाँ सामान्यतः प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति के कारण भूकंप आते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण ही क्या है,
सामान्यतः हमें भूकंप देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे जो इंडियन प्लेट है वो प्रतिवर्ष क्या कर रही है, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कुछ विद्वानों के अनुसार 1 सेंटीमीटर और कुछ के अनुसार 5 सेंटीमीटर क्या है उसमें खिसकाव आ रहा है, वो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है। परंतु जो यूरेशियन प्लेट है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका अवरोध किया जाता है, जिससे इसके प्लेटों के किनारे क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं और ऊर्जा का संग्रह से तनाव उत्पन्न होता है। फिर अचानक एकाएक क्या होती है, ऊर्जा निकलती है और हिमालय के चाप के साथ क्या आता है, भूकंप आता है। तो ये भूकंप क्या होते हैं, काफ़ी विनाशकारी होते हैं। और उत्तराखंड में सामान्यतः क्या है, प्लेटों की गतिशीलता के कारण क्या है, भूकंप आते हैं। तो उत्तराखंड क्या है, मुख्यतः एक हिमालयी राज्य है और हिमालय भूकंप के दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। केंद्रीय भ्रंश रेखा, केंद्रीय भ्रंश रेखा की बात करें तो वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित यह रेखा है। तो वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित रेखा है केंद्रीय भ्रंश रेखा। यह चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपलकोटी, गुलाबकोटी तथा गंगा घाटी से गुजरते हुए कुमाऊं होकर नेपाल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार टिहरी बांध के नीचे भी यह रेखा स्थित है। केंद्रीय भ्रंश रेखा टिहरी बांध के नीचे भी स्थित है। तो इसी तर्क के आधार पर पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगड़ा लगातार जब से ये बांध बनना प्रारंभ हुआ तब से इसका विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर टिहरी में इतना बड़ा बांध नहीं बनाना चाहिए। भूकंप जोनों की बात करें, क्योंकि संपूर्ण भारत को बांटा गया है 5 भागों में, तो इन जोनों की बात करें तो जो पहला जोन है यह 5 से कम तीव्रता का भूकंप इसमें आता है और इसको न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र में रखा गया है। भूकंप जोन दूसरे में न्यून प्रभाव क्षेत्र और ये 5.01 से 6 तीव्रता के भूकंप क्या है इसके बीच रखे गए हैं। तीसरा है मध्यम प्रभाव क्षेत्र, इसमें भूकंप 6.01 से 7 तीव्रता के भूकंप रखे गए हैं। चौथे जोन में अधिक प्रभाव क्षेत्र और यह 7.01 तीव्रता से 9 तीव्रता के भूकंप इसमें रखे गए हैं। और पांचवा और अंतिम जोन है अधिकतम प्रभाव क्षेत्र, तो इसमें 9 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों को रखा गया है। तो ये क्या है, 5 प्रकार के भूकंप जोन हैं जिसमें संपूर्ण देश को विभाजित किया गया है। भूकंप की दृष्टि से तो इसका जो अधिकतम प्रभाव क्षेत्र है उसमें क्या है, हमारा उत्तराखंड आता है, जिसमें जोन 4 और 5 शामिल है। जिसमें क्या है, जोन 4 और 5 शामिल है। हिमालय की बात करें तो भारत के कुल भूकंपों का क्या है, 68% भूकंप क्या है हिमालय में आते हैं। यानी हिमालय में क्या है, भारत के जितने कुल भूकंप आते हैं उसके 68% भूकंप कहाँ आते हैं, हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। और विश्व की बात करें तो विश्व के 10% भूकंप क्या हैं, हिमालय क्षेत्र में आते हैं। भूकंप तीव्रता को मापने के लिए यहाँ पर 3 प्रमुख भूकंप या सिस्मिक स्टेशनों की स्थापना की गई है उत्तराखंड में। तो 3 प्रमुख स्टेशन है हमारे, जिसमें पहला है देहरादून, दूसरा है टिहरी और तीसरा है गरुड़गंगा, और यह कहाँ स्थित है, चमोली में। तो आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण जो ये भूकंप क्षेत्र हैं इनको बढ़ाकर इनकी संख्या अब 9 हो गई है। तो अलग अलग जिलों में इनको विस्तारित किया गया है, अलग अलग जगहों में बनाए गए हैं। सामान्यतः 50 वर्षों में हिमालयी भाग में क्या है, एक विनाशकारी भूकंप आता है। तो सामान्यतः 50 वर्षों में हिमालय में क्या होता है, एक बड़ा भूकंप आता है और जो क्या होता है, काफ़ी विनाशकारी होता है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख विनाशकारी भूकंप, यानी अब तक आए हुए कुछ प्रमुख विनाशकारी भूकंपों की बात करें तो इसमें है 22 मई 1803 को उत्तरकाशी में आता है और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई 6। तो 6 तीव्रता का भूकंप आता है, उत्तरकाशी इसका मुख्य केंद्र रहता है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा भूकंप 1 सितंबर 1803 बद्रीनाथ में, और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी होती है, 9। नेक्स्ट है मार्च 1809 गढ़वाल में आता है 8.0 का भूकंप, यानी 8 तीव्रता का भूकंप आता है।
दूसरा 1816 में गंगोत्री में, तो 7 तीव्रता का यह भूकंप आता है। उसके बाद 28 अक्टूबर 1916 पिथौरागढ़ 7.5 क्या है, ये प्रमुख जो उसका केंद्र रहता है वो पिथौरागढ़ रहता है और 7.5 तीव्रता का भूकंप यह आता है। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख भूकंप हैं जो दिए गए हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है 20 अक्टूबर 1991 वाला, उत्तरकाशी में यह भूकंप आया था और इसकी तीव्रता 6.6 थी और इससे काफ़ी नुकसान होता है, यहाँ पर काफ़ी जनधन की हानि होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा भूकंप कब आया था, तो आपको ये लिस्ट ध्यान रखनी है कि कौन सा भूकंप कब आया था, उसका मुख्य केंद्र कहाँ था और उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कितनी मापी गई है। इसके बाद अगली हमारी आपदा है भूस्खलन। तो भूस्खलन यहाँ की क्या है, प्रमुख आपदा है, प्रमुख आपदाओं में से एक है और भूस्खलन से यहाँ पर सबसे अधिक नुकसान होता है। भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है। क्या है, सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है। इसमें सैलें व सैल चूर्ण क्या है, गुरुत्व के कारण क्या है, ढालों पर नीचे गिरती है। तो यानी जो चट्टानें, मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब एक साथ नीचे गिरने को ही क्या कहते हैं, भूस्खलन कहा जाता है। और राज्य में 100 वर्षों में 50 से अधिक क्या है, विनाशकारी भूस्खलन हो चुके हैं। तो राज्य के में 100 वर्षों के इतिहास में क्या है, 50 से अधिक क्या है, विनाशकारी भूस्खलन का हम सामना कर चुके हैं। भूकंप, अतिवृष्टि, खदान निर्वनीकरण आदि प्रमुख कारणों के कारण क्या है, हमें भूस्खलन देखने को मिलते हैं। भारी वर्षा, भूकंप तथा निर्वनीकरण के कारण से भूस्खलन की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। यानी जब अत्यधिक वर्षा होती है, भूकंप आते हैं और निवर्णीकरण से भूस्खलन की क्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाती है। यहाँ पर निर्वनीकरण का मतलब है कि वन का कम होना। तो यहाँ पर जहाँ पर वन की मात्रा कम है तो वहाँ पर क्या होता है, भूस्खलन की क्रिया तीव्र हो जाती है। तो वहाँ पर भूस्खलन के लिए संवेदनशील हो जाता है। पदार्थ एवं स्थानांतरण के आधार पर भूस्खलन के अनेक प्रकार होते हैं। शैल या मृदा अपतन, संपर्ण और प्रभाव। तो यह अलग अलग प्रकार से भूस्खलन के प्रकार होते हैं। और भूस्खलन का जो प्रभाव क्षेत्र होता है तो सामान्यतः यह क्या होता है, कम होता है। परंतु जब यह नदी आदि से मिल जाता है तो यह खतरनाक रूप ले लेता है। तो सामान्यतः इसके जो प्रभाव क्षेत्र होता है भूस्खलन का वो कम होता है। इसके बाद राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा की बात करें तो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा आती है 16-17 जून 2013। तो 16-17 जून 2013 को हम राज्य की सबसे बड़ी आपदा का सामना करते हैं और यहाँ पर लगातार वर्षा, बादल फटने से भूस्खलन व नदियों सरस्वती, मधुगंगा, दूधगंगा, मंदाकिनी, काली, अलकनंदा, लक्ष्मण गंगा, अस्सी गंगा, कंचन गंगा, पिंडर, भागीरथी आदि की नदियों में क्या है, तीव्र उफान के कारण क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का हम सामना करते हैं। और इस आपदा में क्या होता है, व्यापक जनधन की हानि होती है और राज्य के इतिहास में क्या है, ये सबसे बड़ी आपदा है। तो राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है। यहाँ पर लाखों व्यक्ति और मवेशी मलबे में दब जाते हैं या जल प्रवाह में बह जाते हैं। इससे 24 विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचता है और 5 छोटी परियोजनाओं का, जल विद्युत जो परियोजनाएं चल रही होती हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं, पूरी तरह से बह जाती हैं। गढ़वाल की बात करें तो इसका जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी पर हमें देखने को मिलता है। और कुमाऊं की बात करें तो इस आपदा का थोड़ा बहुत नुकसान हमें पिथौरागढ़ में भी देखने को मिलता है, काली नदी के आसपास। तो मुख्य रूप से जो सर्वाधिक क्षति होती है वह होती है रुद्रप्रयाग में और ये मंदाकिनी नदी घाटी में सबसे अधिक यहाँ पर हमें क्षति देखने को मिलती है इस आपदा में। इस आपदा में जो केदार घाटी में जो यह घटना हुई तो केदार घाटी में 3886 लोग क्या हुए, मारे गए या लापता हो गए।
यानी वो मलबे में दब गए या जल प्रवाह में बह गए। तो ये जो आंकड़ा है ये ऑफिशियल है। तो 3,886 लोग मारे या लापता हो गए। तो इसमें मात्र क्या है 644 शव या कंकाल क्या हुए प्राप्त हुए, बाकी का कोई पता नहीं चला। 18 जुलाई 2013 को राज्य सरकार द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। 18 जुलाई 2013 को राज्य सरकार द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। और सर्वाधिक क्षति कहाँ हुई? रुद्रप्रयाग जिले में, यानी मंदाकिनी जो घाटी है, मंदाकिनी या केदार घाटी, तो वहाँ पर सर्वाधिक क्षति हमें देखने को मिलती है। और इसकी कुल क्षति का जब आंकलन किया गया इस आपदा में 2013 की, तो इसमें 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है राज्य को। तो यानी 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है इस आपदा के कारण। इस आपदा में प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो केदारनाथ मंदिर परिसर, मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, घंगरिया, श्रीनगर, हर्षिल क्या थे, ये प्रमुख स्थान थे। इसके अलावा नैनबाग, बर्नीगाड़, समस्त जो गंगा घाटी है, और मुनस्यारी, पिथौरागढ़, काली नदी का क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या है मुख्यतः इस आपदा से नुकसान होता है। रुद्रप्रयाग जिले में आपदा की बात करें तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS ने के अनुसार इसका जो कारण था, ये तीव्र वर्षा के कारण क्या होता है, केदारनाथ के ऊपर जो सुमेरु पर्वत पर स्थित कंपेनियर व चौराबाड़ी ग्लेशियर की जो ऊपरी परत रहती है वह टूटती है गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल में। तो गांधी सरोवर या जो चौराबाड़ी ताल है, तो सुमेरु पर्वत पर स्थित जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर टूटता है ताल में, और ताल से फिर क्या होता है, एकाएक जो झील का जल रहता है वो केदारनाथ की ओर आता है। तो वो मलबे और बड़े पत्थरों को लेकर एकाएक क्या आता है, मंदिर की ओर आता है। और मंदिर परिसर में लगभग क्या है 90 धर्मशाला रहते हैं, अन्य दुकानें क्या होती हैं पूर्ण रूप से मलबे में बह जाती हैं, यानी वो जो जल प्रवाह है उसमें पूर्ण रूप से बह जाती हैं, तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और इस आपदा की बात करें तो झील और केदार घाटी का जल तीव्र प्रभाव से मंदाकिनी घाटी में क्या होती है व्यापक तबाही होती है, यानी झील के पानी से और जो केदार घाटी में लगातार जो अधिक वर्षा हो रही थी उसके कारण क्या होता है मंदाकिनी घाटी में व्यापक तबाही होती है। 100 से अधिक दुकानों वाले रामबाड़ा बाजार, तो रामबाड़ा बाजार रहता है और वो क्या हो जाता है पूरा बह जाता है, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है इस रामबाड़ा बाजार का। केदार घाटी में प्रभावित क्षेत्र, तो केदार घाटी में जो मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं जिसमें गौरीकुंड, सीतापुर कुंड, बांसवाड़ा, चंद्रापुरी, गंगानगर, विजयनगर, सिल्ली, तिलवाड़ा, सोनप्रयाग, सेमी, कांकड़ागाड़, सियालसोड़, गवनी गांव, पुराना देवल, अगस्त मुनि और सुमाड़ी क्या है, ये प्रमुख ऐसे स्थान हैं जहां पर आपदा का हमें सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा आपदा के बाद मंदाकिनी का हमें क्या है नया स्वरूप देखने को मिलता है। मंदाकिनी की लंबाई पहले 105 किलोमीटर थी और वर्तमान में उसकी लंबाई कुल लंबाई कितनी हो गई है 5 किलोमीटर बढ़ गई है, 110 किलोमीटर हो गई है। और इस आपदा से कुल प्रभावित गांवों की बात करें तो लगभग 4200 गांव इससे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। इसके बाद जब आपदा आती है तो उसके बाद फिर 16 जून को आपदा आती है, तो 16 जून की रात को यह आपदा आती है, तो 17 जून से राहत कार्य प्रारंभ होता है। तो खराब मौसम के कारण क्या होता है रात में कोई अभियान शुरू नहीं किया जा सका, तो 17 जून से या जो राहत या बचाव कार्य है उसका प्रारंभ होता है और यह चलता है 2 जुलाई 2013 तक। तो 2 जुलाई 2013 तक यह जो रेस्क्यू वो था अभियान था, राहत कार्य था, बचाव अभियान था, तो ये चलाया जाता है। तो राहत अभियान का नाम क्या दिया गया ऑपरेशन सूर्य होप रखा गया। तो इस बचाव अभियान का नाम क्या था ऑपरेशन सूर्य होप। और इस बचाव अभियान में 1 लाख प्लस लोगों की क्या है जिंदगियों को बचाया गया, यानी 1 लाख प्लस लोगों को जगह जगह से निकाला गया, उनको बचाया गया। तो इसमें बचाव दल की बात करें तो इसमें बचाव दल में थल सेना और वायु सेना के 6000 जवान, ITBP के 1500 जवान,
एनडीआरएफ, बीआरओ और राजस्व पुलिस व स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें क्या थी, शामिल थी। तो राहत अभियान के दौरान 25 जून को गौरीकुंड के पास MI-17V हेलीकॉप्टर एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यानी सेना का एक हेलीकॉप्टर MI-17V हेलीकॉप्टर क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है गौरीकुंड के पास खराब मौसम के कारण, और इसमें हमारे 20 जवान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो 25 जून को यह घटना होती है और कहाँ होती है, गौरीकुंड के पास होती है। तो इसरो के अनुसार आपदा के बाद यहाँ पर क्या हो गए, हजारों भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए हैं और 992 क्षेत्र क्या है, अकेले केदार घाटी में है, जो भविष्य के लिए क्या है, काफ़ी संवेदनशील बने हुए हैं। तो 992 क्षेत्र अकेले कहाँ हैं, केदार घाटी में हैं, जो आने वाले समय में आपदाओं के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं। आपदा के कारण पूजा बाधित की बात करें तो इस आपदा के कारण केदारनाथ में 86 दिन, यमुनोत्री में 103 दिन और गंगोत्री में 98 दिन क्या रहती है, पूजा बाधित रहती है। यानी मंदिरों में 86 दिन, केदारनाथ में, यमुनोत्री में 103 दिन और गंगोत्री में 98 दिन तक क्या रहती है, पूजा बाधित रहती है, पूजा पाठ नहीं हो पाता। राज्य में आई आपदा का मूल कारण, तो राज्य में ये आपदाएं इसका मूल कारण की बात करें तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें बढ़ता शहरीकरण, वनों का ह्रास, जलीय तंत्र में परिवर्तन। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण, गैर शोधित सीवरेज का नदियों में गिरना, अवैध खनन या लगातार बढ़ता तीर्थाटन या पर्यटन, मशीनों द्वारा खनन। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे ये आपदा का जो मूल कारण है। तो यहाँ पर पहला है बढ़ता शहरीकरण की बात करें तो आबादी वृद्धि के कारण क्या है, शहरीकरण बढ़ रहा है। 1973-71 में जहाँ 16.36% क्या है शहरीकरण बढ़ा, वहीं 81 में 20.07, 91 में 22.97, 2001 में 25.59 और 2011 में बढ़कर यह 30% हो जाता है। यानी लगातार क्या होता है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों की आबादी बढ़ रही है। और इसके साथ ही क्या होता है, पहाड़ों को काटकर वनों को काटकर पहाड़ों को काटकर सड़क का निर्माण आदि विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे जो हिमालय जैसा संवेदनशील क्षेत्र है ये काफ़ी प्रभावित होता है और भविष्य में इसमें भूस्खलन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ वनों का ह्रास है, हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक निर्माण कार्य हो रहा है। 81 से 2011 की बात करें तो 5.85 क्या होता है, प्रतिशत वनों का ह्रास होता है। तो 5.85% क्या है, वन घटे हैं यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र में। जलीय तंत्र में भी परिवर्तन होता है। मानव गतिविधियों के कारण 45% झरने क्या है, पूर्ण रूप से सूख गए हैं, 21% मौसमी बन गए हैं और 81 से 2011 के दौरान बहाव में क्या है, इनके बहाव में 11% की कमी आई है। भूस्खलन और बाढ़ में क्या है, 15 से 17% क्या होगी, वृद्धि हुई है। इसके अलावा यहाँ पर बांध और बिजली संयंत्रों का लगातार निर्माण किया जा रहा है। गंगा की और उसके सहायक जो नदियाँ हैं, जिनमें 505 से अधिक अवा 244 पन बिजली परियोजनाएं क्या है, या तो वो बन चुकी हैं या निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं। तो इसके साथ ही जो जल, जमीन और जैव समीकरण है वो इनसे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, गैर शोधित सीवेज। तो गैर शोधित सीवेज क्या है, इसका नदी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनको नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे क्या होता है, जल चक्र प्रभावित हो रहा है और नदियों के किनारे इससे ऊपर उठ जाते हैं। इसके साथ अवैध खनन है, अत्यधिक तीर्थाटन व पर्यटन है। तो मशीनों द्वारा खनन करना, पर्यटकों के लिए सुविधाओं के लिए विकसित करने, यानी लगातार जो ये पर्यटन है, तीर्थाटन है, अवैध खनन है, बांध व बिजली संयंत्रों का निर्माण है, लगातार यानी जो हिमालय है उसके साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है, जिससे उसका जो प्राकृतिक स्वरूप है वह बिगड़ता जा रहा है। तो इससे भविष्य में आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो लगातार क्या है, उनमें इजाफा हो रहा है। तो इसके अगर समस्या समाधान की हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र में विकास व वानस्पतिक व प्राकृतिक तंत्र से
कम से कम जितनी कम छेड़छाड़ हो उतना अच्छा रहेगा। जल विद्युत परियोजनाओं को नियंत्रित करना चाहिए व बांधों व सुरंगों का निर्माण प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उससे इससे कितना अधिक प्राकृतिक नुकसान हो रहा है उसका भी आकलन किया जाना आवश्यक है। पर्यटन का विकास व पर्यावरण हितैषी रूप में करना चाहिए। होटल व ठहरने हेतु बनाए जाने वाली जो इमारतें हैं उनके अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगनी चाहिए और अतः विकास कम से कम पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित इस्तेमाल होना जरूरी है। तभी हम जो जैसे 2013 की आपदाएं हैं तो उनसे बचा जा सकता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन का मॉडल हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने आपदा प्रबंधन का मॉडल ग्रहण किया है जिसमें आपदा मंत्रालय का या आपदा विभाग का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता करते हैं आपदा प्रबंधन मंत्री और जिनके अधीन क्या होते हैं आपदा प्रबंधन व न्यूनीकरण केंद्र, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि क्या है, इनके अंतर्गत ये कार्य करते हैं, इनके द्वारा गठित किए जाते हैं। और इस प्राधिकरणों में क्या होता है कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। जो ये प्राधिकरण रहते हैं इनमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। आपदाओं से निपटने के लिए जागरूकता। आपदाओं से निपटने के लिए जागरूकता अत्यधिक आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें प्रमुख कार्यक्रम संबंधी, संचार व संबंधी खोज व बचाव संबंधी, भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें फिल्मों के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिसमें डांडी काठी की गोद मां एक भूकंप संबंधी फिल्म का वो बनाई गई है जिससे कि यहाँ के लोग जागरूक हो सकें। और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसमें आपदाओं से संबंधित उनसे निपटने के लिए जागरूकता के बारे में बताया गया है। तो 6 से 10 तक के बच्चों के पाठ्यक्रमों में भी आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है। तो यानी लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपदा संबंधी कार्य योजना। तो आपदा संबंधी जो मॉडल लिया गया है आपदा प्रबंधन का ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है जिसमें सभी जिलों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों का चुनाव किया गया है और आपदा अंतराक्षेपण दलों का गठन किया गया है। इनमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्मिकों को क्या किया जाता है, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर आपदा आती है तो आप लोग किस प्रकार से कार्य करेंगे। सभी आपातकालीन प्रचालन केंद्रों में को आपस में जोड़ा गया है और उनको फिर जिला मुख्यालय से जोड़ा गया है। राज्य स्तर पर आपदा प्रचालन केंद्र टोल फ्री नंबर 1070 और जनपद स्तर पर 1077 ये क्या है टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं। इसके साथ ही संचार प्रयोजन से लाल टिब्बा मसूरी में क्या है एक रडार की स्थापना की गई है। संचार प्रयोजन से लाल टिब्बा मसूरी में एक रडार की स्थापना की गई है। इसके साथ 10 पर्वतीय जिलों को सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जोड़ा गया है। जो 10 पर्वतीय जिले हैं हमारे उनको सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जोड़ा गया है। और साथ ही सभी जिलों द्वारा आपदा प्रबंधन की कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें प्रत्येक जिलाधिकारी को 50 लाख की धनराशि आपदा प्रबंधन कोष के लिए उपलब्ध है जिससे कि वो त्वरित कार्य कर सकेंगे। फिर SDRF का गठन किया गया 12 जुलाई 2013 को या NDRF की तर्ज पर आपदाओं से निपटने के लिए किया गया है। यानी राज्य में जो अगर आपदा आती है तो NDRF की तर्ज पर क्या है SDRF का गठन किया गया है। 1 जुलाई 2013 से नदी तटों के 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। यानी कि जो नदी तट हैं उसके 200 मीटर तक आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते और यह रोक उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा 1 जुलाई 2013 से लगाई गई है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना SDMP का गठन
जुलाई 2013 में किया गया और यह क्या है, इसमें 7 सदस्य समिति शामिल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो अगला अध्याय है, अध्याय 5, उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंडवा प्रपात, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।